झारखंड का नाम सुनते ही सबसे पहला सवाल यहाँ खनिज, मिनरल्स, कोयले की खदान, बस यही सब दिमाग में आता है। लेकिन अब इसकी तस्वीर बदल चुकी है। झारखंड में एक से एक सेलिब्रिटीज हुए हैं जिन्होंने सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना डाली है। एक ऐसी ही शख्सियत हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है जो अगर खेल में इंटरेस्टेड हैं आप लोग तो आप समझ जाएंगे कि कौन है, और इनसे बहुत कुछ प्रेरणा लेने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि धनबाद जैसे शहर से निकलकर अपना एक मुकाम बना पाना आसान नहीं है। ये सिर्फ कहने वाली बात होगी कि क्या है, लेकिन बहुत कुछ है। जिन लोगों ने अपने इस मुकाम को हासिल किया है, जिन लोगों ने पहचान बनाई है, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी संजय शर्मा जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, जो भी झारखंड से आते हैं, खासकर धनबाद से, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पहला पूछती हूँ कि कितना मुश्किल भरा ये मुकाम रहा है यहाँ तक पहुँच पाना? नहीं, ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही सही है कि कोई भी मंजिल को पाने के लिए बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत होती है। और विशेष करके जिस जगह मैं पहुंचा हूं आज, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेरी छवि है जी, और राष्ट्रीय लेवल पर ऐसा शायद कोई स्टेट नहीं होगा अगर ताइक्वांडो खेल जगत में या मार्शल आर्ट्स खेल के जगत में नाम लिया जाए तो मेरा नाम वेल नोन है सभी, एज ए प्लेयर भी और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी। तो हम यही कहेंगे कि बहुत संघर्ष भरा 30 साल का सफर रहा। वो संघर्ष की कहानी मुझे नहीं लगता सिर्फ मैं एज अ व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे। हाँ। क्योंकि एक आइडियल आप हो चुके हैं लोगों के लिए। हाँ, यस। सर्वप्रथम मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। संजय कुमार शर्मा मेरा नाम हुआ और मैं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। साथ ही साथ झारखंड राज्य ताइक्वांडो संघ के महासचिव हूँ और झारखंड ओलंपिक संघ के एडिशनल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि मैं 1987 से ताइक्वांडो सीखना शुरू किया था और उस वक्त हम लोगों के कोच कोलकाता से आते थे, मिस्टर दिनेश मित्रा जी, और वो आकर के हम दोनों भाई को ट्रेनिंग देते थे, जो वीकली वनडे हुआ करता था। और उस ट्रेनिंग को सीखने के दौरान हम लोगों को इतना क्यूरियोसिटी हुआ कि नहीं, इसको और ज़्यादा बढ़िया से जानना चाहिए जी। फिर हम लोगों ने अपने फादर, जो कि खुद स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के रहे, उन्होंने हम लोगों को बहुत इंस्पायर्ड किया, दोनों भाई को, और हम लोग बहुत अच्छे से इसको करने लगे। फिर बिहार राज्य में पता चला कि बिहार राज्य ताइक्वांडो में पटना में इसकी संस्था, हाँ बिहार था। तो उस समय मिस्टर गोपाल झा के पास हम लोग जा करके पटना में भी बहुत दिन हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, क्योंकि जब खेल में शुरुआत किए तो एज ए सेल्फ डिफेंस शुरुआत किए थे जी। लेकिन बाद में महसूस हुआ कि जब स्पोर्ट्स है और ओलंपिक स्पोर्ट्स में ताइक्वांडो इंटर कर चुका था 76 में ही, तो हम लोगों को महसूस हुआ कि क्यों नहीं हम लोग इसको जेन्युइन जगह में जाकर करें। तो वेस्ट बंगाल से कोच जरूर आते थे, लेकिन इसको सीखने के लिए हमको पटना फिर जाना पड़ा, फिर उनसे मान्यता लेना पड़ा। इन द मीन टाइम कहें कि धनबाद में उनके नज़र में कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं थी और धनबाद जिला ताइक्वांडो संघ हमारे बड़े भाई प्रभात कुमार शर्मा के नाम से मान्यता दिया गया जी। और हम लोगों ने फिर वहाँ पर ताइक्वांडो धनबाद में मैंने बहुत बढ़ाना शुरू किया, हम लोग दोनों भाई, और निरंतर प्रयास करते रहे। इस बीच मेरा बहुत ज़्यादा इस खेल से लगाव था जी, खेलने के प्रति, प्रतियोगिता भाग लेने के प्रति। और वो प्रतियोगिता में भाग लेते लेते मैं कई बार नेशनल में मेडल लिया और अंतर्राष्ट्रीय में मैंने 94 में पदक जीता। उसके बाद मैंने कोच के ट्रेनिंग में, चूँकि मुझे फिर बिहार ताइक्वांडो ने बोकारो जिला के दायित्व दे दिया कि आप संजय जी, आप बोकारो जिला में इसको प्रमोट करो। फिर बोकारो जिला में हम लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया। बोकारो जिला में प्रेसिडेंट मुनीलाल साहू उस समय
डीसी नए नए बने थे, जी। पहला डीसी वही बने थे। तो फिर मैंने उनको ही प्रेसिडेंट बनाया और सेक्रेटरी के रूप में मैंने काम करने लगा। और आज आपको मैं बताना चाहूँगा, बोकारो ज़िला और धनबाद ज़िला, बोकारो नंबर 1 होगा। बोकारो ज़िला के ही सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इंटरनेशनल मेडल लिए। नेशनल गेम्स, जो राष्ट्रीय खेल इतना चर्चित नेशनल गेम्स है मेडल, जी। उसमें धनबाद और बोकारो पूरे राज्य का सबसे ज़्यादा मेडल, और जमशेदपुर। और हम लोगों ने जो झारखंड में राष्ट्रीय खेल हुआ था आयोजन, उसका खाता झारखंड का मेडल से इसी ताइक्वांडो से शुरू हुआ था, और हम लोगों ने उसमें 7 गोल्ड मेडल दिया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों को झारखंड सरकार के द्वारा जो आयोजित हुई थी झारखंड नेशनल गेम्स, उस नेशनल गेम्स में हम लोगों ने ये दिया। सर, सिर्फ ताइक्वांडो में ही जाना है, ऐसा क्यों? क्योंकि आज के अगर युवा की बात करें और आपके टाइम के अगर युवा की बात करें, तो ज़्यादातर जो युवा है वो सिर्फ क्रिकेट के प्रति ही उनका रुझान ज़्यादा रहता है। लेकिन इस सब से हटकर ताइक्वांडो में जाना एक अलग चीज़ नज़र आया। इसलिए चूँकि मेरे फादर को भी कहना था, मेरे फादर उस समय ही इस चीज़ को समझते थे जी। कि आत्म सुरक्षा करना अपना ज़रूरी है, और इसके लिए ही वो लाठी के उस्ताद भी रहे मेरे फादर। तो जब ये चीज़ हम लोगों ने जाहिर किया पिताजी के पास कि पिताजी इसको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला सेल्फ डिफेंस है और इसको सीखो, ये आने वाला भविष्य में ये बहुत काम आएगा। और आज ऐसा मुझे महसूस होता है कि जो मेरे पिताजी आज से 30 साल पहले बोले थे, वो आज ये सत्य साबित हो रहा है कि हर महिला को और हर खिलाड़ी को, माने हर बच्चे को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। सिर्फ सेल्फ डिफेंस अपने आप को डिफेंस करने के लिए ही नहीं, अपने परिवार का डिफेंस करने के लिए। आए दिन जिस तरीके से माने संघर्ष भरा जीवन चल रहा है, और साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस जो जरूरी है। हाँ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सेल्फ डिफेंस से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। और चूँकि मेरे साथ तो ये महसूस हुआ कि किसी भी एक प्रिंसिपल या स्कूल के किसी के पास जाने में, एसपी के पास जाने के पहले 1000 बार सोचते थे गेट पे कि क्या बोल के जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन इस खेल ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आज राज्य का डीजीपी हो चाहे इंडिया का डीजीपी हो, उनके पास हमको जाने में कोई बेझिझक नहीं है, आराम से जा सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जरूरी है। हाँ, जरूरी है। और आत्मविश्वास जब तक आप अपने को अंदर से मजबूत नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखिए ना, अगर कहीं आप चल रहे हैं, कहीं सुनसान जगह मिलता है, कहीं रास्ते में, तो कैसा महसूस होता है, पता नहीं कोई आ जाएगा, कहीं मारपीट किया, कहीं हमारे साथ स्नैचिंग किया, ये डर एक फील होता है। लोग बहुत मैंने रात में जाने से डरते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा महसूस होता था जिस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा मैंने एक्साइटेड प्लेयर थे, क्योंकि इतना मैंने 1000। तो ऐसा तो नहीं कि उस समय लग रहा था कि एक्सपीरियंस हम करते हैं, हाँ, नहीं ऐसा लगता है, तो चलो मार के नहीं, ऐसा लगता था ना कि इतना वो जो बालू का सैंड बैग होता था ना, तो उसमें बहुत किक मारते थे, किक मैंने इतना किकिंग करते थे कि पैर सूजन हो जाता था। फिर लगता था कि हम लोग इतना करते हैं, कभी हम लोगों से कोई चिंता उनता नहीं है, कोई रास्ते में मिलता नहीं, ताकि हम लोग भी इसका मतलब आप एक्साइटेड थे कि आपके साथ कोई ऐसा करे, ऐसा हादसा हो, ताकि हम लोग इसको यूज करके देख सके कि रियल में एक घर में से मैंने क्लब में सीखना, एक रियल लाइफ में हम कितने अच्छे तरीके से उसको कर पाते परफॉर्म। ऐसा तो मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ। तो ये इसको दुर्भाग्य मान रहे हैं ना सौभाग्य मान रहे हैं? नहीं, सौभाग्य मान रहे हैं। इसलिए सौभाग्य मान रहे हैं कि ये सीखने का मकसद ही एक है कि किसी मैंने जो क्या बोलेंगे, जो बेचारे असुरक्षित व्यक्ति है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वहाँ उसको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। और या मैं या मेरा परिवार या किसी भी परिवार के साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा है या ये कर रहा है, तो उस समय इसका यूज होना चाहिए। अच्छा, आप सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस ज़्यादातर इंडिया में सिर्फ बोला जाता है कि महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस की बात अगर करें, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अभी भी इंडिया में ऐसी फैमिली है जो कि अपने घर की बेटियों को खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने से मना करती हैं, और अगर ताइक्वांडो की हम बात कर ले तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सुरक्षित नहीं है? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये चीज़ जो थी पहले, ये जो सोच था, अब बहुत बदल गया जी। आज आपको बता दें, झारखंड ताइक्वांडो संघ में महिलाएं बहुत पार्टिसिपेट करती हैं,
और लड़कियों को भी दिया जाता है, लेकिन जिस रेशियो में लड़कियों को देना चाहिए आज के डेट में, जी। जितना विकसित हो गया राज्य देश हमारा, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को तो देना ही देना चाहिए। इसलिए क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत अकेले स्ट्रगल करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, तो उसको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। और घर से सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं। आज के डेट में जैसा हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो स्पोर्ट्स का कंसेप्ट आ चुका है, जितनी नौकरियां मिल रही हैं, जितना इज्जत मिल रहा है, जितने मीडिया वर्ग लोग जितना उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो ये सारा चीज़ तो उससे एक स्पोर्ट्स के बहाने, एक सेल्फ डिफेंस के बहाने आपको 2-3 चीज़ मिल रहा है। कैरियर भी है। अगर आप इस खेल में, ताइक्वांडो खेल हो या कोई भी सेल्फ डिफेंस खेल हो, उसमें अगर आप अच्छा करती हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका पहचान है, तो जरूर आपको राज्य सरकार, क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकार की सीधी नियुक्ति की नियमावली बनी हुई है, जहां सीधी नौकरियां मिलती है, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया। लेकिन ये सर समझाएगा कौन? क्योंकि मैं जो सर्वे के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे अभी भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि नहीं हमारी बच्चियाँ नहीं जाएंगी। ये चीज़ तो उन्हें समझाना पड़ेगा कि आपको इसके हिसाब से नौकरी भी मिल सकती है, आपकी बेटी सुरक्षित भी है और सेल्फ डिफेंस भी है उसके लिए बेहतर। तो ये तो मुझे लगता है कि सिखाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। नहीं तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से मैंने प्रत्येक नागरिक को और जितने भी लोग हैं उन लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूँ, मैंने उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर बेटियाँ हैं या बच्चे हैं, उनको ज़रूर सिखाइए। इसलिए सिखाइए क्योंकि उनका अपना कैरियर वो जिस लाइन में ले, लेकिन उनका सेल्फ डिफेंस जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो जानेगा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर आप बच्चे को भेजते हैं और उससे सही जगह ट्रेनिंग कराते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे में परिवर्तन बहुत देखेंगे, सीखने से पहले और सीखने के बाद का परिवर्तन बहुत देखेंगे कि क्या है। इसीलिए आप लोग ये अवधारणा छोड़ दें कि मेरे बच्चियाँ जाएंगी तो कुछ गलत हो जाएगा। आप अपने देख रेख में उसको ट्रेनिंग दिलवाइए और आगे बढ़ाइए, ताकि अगर आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा, जिला बढ़ेगा। तो इसलिए इसको करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आज इंडिया में कितने ओलंपिक, पहले एक मेडल आता था जी, अब तो इतने मेडल हैं। और देखिए लड़कियां ही कर रही हैं, चाहे मैरी कॉम को देख लीजिए, चाहे बहुत सारा पीवी सिंधु को देख लीजिए, चाहे साइना नेहवाल को देख लीजिए। बहुत सारे उदाहरण के बतौर हैं जो रातों रात टीवी मीडिया में आ जाते हैं, लेकिन उनका कई वर्षों का तपस्या होता तब वो आते हैं। तो हम तो कहेंगे लेकिन कि सर ताइक्वांडो को लोग असुरक्षित क्यों बोलते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ताइक्वांडो को असुरक्षित बोलने का ऐसा तो कहीं मुझे तो कोई रीजन नहीं नजर आता है, क्योंकि ये सवाल बार बार उठता है कि कितना सुरक्षित है ताइक्वांडो, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए ताइक्वांडो असुरक्षित की भावना दो तरीके से बोल रहे होंगे, सोचते होंगे पब्लिक। एक तो सोचते होंगे कि ताइक्वांडो में जाने से मैक्सिमम लोगों को ना पैर हाथ में चोट लगता है, तो लड़कियां, माँ बाप सोचते हैं कि कहीं हाथ पे टूट जाएगा, फिर लड़कियों को शादी करनी है, तो एक असुरक्षा की भावना वहाँ पे आता है। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ये भावना छोड़ दें, इसलिए क्योंकि अब इसके एक फाइटिंग का एक जो दौर है, जो फाइटिंग की प्रतियोगिता, इसके अलावा एक पुमसे कैटेगरी का भी हो गया, जिसमें कि हम लोग चारों दिशाओं में, एयर में, हवा में करके ब्लॉक फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हैं, स्किल दिखाते हैं, जिसके आधार पे हमको मेडल मिलता है कि कितना परफेक्ट है, कितना कम समय पर हमने मूवमेंट किया, कितने कम समय पर हमने ब्लॉक किया, कितने कम समय पर प्रहार किया। तो वो उसको बोलते हैं पुमसे कैटेगरी, जिसको कि एशियन गेम्स ने अडॉप्ट करके एशियन गेम्स में अब मेडल भी मिलने लगा है और बहुत जल्द अब ओलंपिक में भी आ जाएगा। ओलंपिक में फाइट कैटेगरी में मिलता था मेडल और इसमें नहीं मिलता था, लेकिन अब ये कर दिया गया, क्योंकि बहुत लड़कियां और लड़के सोचते थे, सुरक्षा की भावना थे कि मेरा हाथ पैर टूट जाएगा, मेरा भविष्य फिर क्या होगा। तो इसीलिए यही एक सबसे बड़ा रीजन। सर खेल के प्रति बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अभी तो सरकार जो है बहुत जागरूक हो चुकी है, गेम सारे खिलाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके समय में ऐसा कुछ नहीं था, बहुत कुछ दिक्कतें रही होगी, पेरेंट्स भी ऐसे थे कि नहीं भाई आपको नहीं खेलना है, आपको सिर्फ पढ़ना ही है, ये दिक्कत थी। लेकिन अभी भी ऐसा है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कि जरूर जागरूक किया जा रहा है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। तो प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाना, इस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए ये तो बात जब हमारे समय में
ठीक है, उस समय तो कुछ भी नहीं था, है ना। और यही वजह थी कि हम लोग ओलंपिक में इंडिया का नीचे से रैंकिंग ऊपर होता था जी। क्योंकि सही बात थी, ना तो भारत सरकार जागरूक थी, ना ही तो राज्य सरकार जागरूक थी। जो भी खिलाड़ी सीखते थे वो अपने पेरेंट्स के भरोसे सीखते थे, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो। लेकिन जो आज का जो समय का जो परिवर्तन हुआ, जो कि आज मैक्सिमम सब लोग बोलते हैं कि भैया बच्चा की जो जिस क्षेत्र में इच्छा है उसी क्षेत्र में उसको डेवलप आगे जाने देना चाहिए। तो हर माँ बाप थोड़ा कंप्यूटर का भी कराते हैं, थोड़ा आर्ट थोड़ा सोच बदली है। हाँ, प्रिंटिंग में भी देते हैं, मतलब सब क्षेत्र में देते हैं। और देखते हैं कि बच्चे 8-9 तक में अगर उनका जिधर झुकाव हो जाता है तो उधर हो जाते हैं। तो अब तो पहले से बहुत बदलाव आया है और हम समझते हैं कि पेरेंट्स और भी ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, है ना, कि क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में खिलाड़ियाँ मेडल ले रही है, जितने महिलाएं और जेंट्स मेडल ले रहे हैं, उससे मुझे 100% विश्वास है कि बहुत जो घर में बच्चों को नहीं निकलने देते तो वो भी अब स्टेडियम भेज रहे हैं और स्पोर्ट्स क्लब भेज रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसके भी बच्चे खेले और नाम करें माँ बाप का और देश का नाम करें। तो मुझे लगता है कि ये, लेकिन एक चीज़ तो मुझे कहना होगा, क्योंकि देखिए हर सभी स्पोर्ट्स में बहुत पॉलिटिक्स हो गया है जी। और आज के डेट में हर स्पोर्ट्स का पैरेलल बॉडी बन गया। तो जैसे चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स आप ले लें तो सभी स्पोर्ट्स में करीब करीब आ गया। तो ऐसे परिस्थिति में जहाँ भी आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में देते हैं उनको ये देखना होगा कि वो जो बॉडी है वो सही फेडरेशन से संबंधित है कि नहीं। अगर सही फेडरेशन से संबंधित नहीं है तो क्या होगा कि आप वो गेम जरूर सीखेंगे लेकिन आपको उसमें करियर बनाने में दिक्कत होगी जी। तो ये चीज़ आना चाहिए, होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स आ गया है तो सर ये थोड़ा डिटेल्स हम जानना चाहेंगे, किस तरह से पॉलिटिक्स आ चुका है? देखिए अभी देखिए इंडिया में वॉलीबॉल अभी डिस्प्यूट में है, हमारा ताइक्वांडो भी डिस्प्यूट्स में है, हैंडबॉल भी डिस्प्यूट्स में है, जिम्नास्टिक भी पहले, मैंने बहुत सारे खेल में ना या तो पैरेलल फेडरेशन बन जाते हैं, है ना, या फिर उसी फेडरेशन से कुछ लोग निकल करके एक नया फेडरेशन बना लेते हैं। अब बच्चे तो जानते नहीं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऐसी परिस्थिति में चूँकि मैं बहुत स्पोर्ट्स में हूँ और चूँकि जान रहा हूँ सभी चीज़, इसलिए मैंने सभी पब्लिक से गुजारिश किया कि इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करें। सर आप धनबाद से बिलोंग करते हैं, धनबाद में काफ़ी सारी परेशानियां झेल के आप इस लेवल पर पहुंचे, अभी भी समस्याएं हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए समस्याएं तो बहुत हैं और मैं बड़ा मैंने छोटे शब्दों में मैं ये बताऊंगा। आज अगर आप देखें जी, जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहां स्पोर्ट्स साइंस शुरू होता है। जी, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं। आपको शुगर हो गया तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आप डेली सुबह पैदल चलो, बिल्कुल है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपको हार्ट डिजीज हो गया, अगर बीपी हो गया, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं खेल को प्राथमिकता नहीं देते हैं। आज आप देखिए, अगर गौर से देखिएगा, चाइना, जापान, अमेरिका को देखिए, आप देखेंगे वहां के प्रत्येक लोग फिट क्यों हैं। आज ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल वहां क्यों जाता है? वहां मेडल की लाइनें लगी रहती है। यहाँ तो एक मेडल, एक गोल्ड मेडल आता है तो लगता है देश उसको सर पे बैठा लेता है। आप सोचिए कि अमेरिका जैसा कंट्री में कितना मेडल गोल्ड जाता है वो शायद हमको भी पता नहीं होगा और किसी को नहीं पता होगा, इतना मेडल जाता है। तो हमारे कंट्री में, हमारे राज्य में और हमारे धनबाद में विशेष करके, चूंकि यहाँ कोयला की धरती है और यहाँ पर आपको भी पता है यहाँ प्रदूषण लेवल बहुत बढ़ा हुआ है और डस्ट बहुत है और ये लंग्स में जाके बैठ रहा है। तो अगर आप स्पोर्ट्स नहीं करेंगे तो ब्रीदिंग लेवल ऑफ ब्लड जो ये है वो आपका स्पीड नहीं होगा। जब तक आपका ब्रीदिंग लेवल हाई नहीं होगा तो जितने भी आपका डस्ट गया वो सब बाहर कैसे निकलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों को हर घर में, हर बच्चे को, चाहे वो बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हो, सबको अपने शरीर के लिए 1 घंटा समय देना चाहिए। और अगर आप देंगे तो हम कहते हैं कि आधी दवाइयों से आप दूर रहेंगे। लेकिन यहाँ सर जैसे क्लब नहीं है बच्चों को सीखने के लिए, वैसा इक्विपमेंट नहीं है, बच्चे सीखेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे? नहीं तो ये तो राज्य सरकार, जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो भी पहल हुई है खेल क्षेत्र में, जी। ये जिला के उपायुक्त को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर खेल नहीं है
तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ क्यों बोला जाता है? आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है और अगर आप बीमार हैं तो आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं और आप हमेशा बीमारी है, तो आप क्या जाके ऑफिस में बैठ करके आप जिला का ये सुन। तो इसलिए धनबाद जिला में ये पहल जिला के उपायुक्त को और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर जितने भी कंपनी, उन लोगों को इस दिशा में सोचना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में पहले तो मैदान बनना चाहिए, स्टेडियम ये होना चाहिए और सरकार को इसके प्रति इतना जागरूक होना चाहिए। जैसे हम सरकारी स्कूलों में बच्चों को घर घर से निकाल करके स्कूल के टीचर को ड्यूटी देते, भैया अटेंडेंस कराओ। तो ये चीज़ अब समय आ गया है कि प्रत्येक घर से एकदम खेल के लिए सुबह सुबह हर क्षेत्र में कंपलसरी सरकार निकाले। उसको प्रमोट करने के लिए सरकार अपने तरफ से कुछ ना कुछ इस तरीके के योजनाएं निकाले। उम्मीद तो आपसे भी है लोगों की, धनबाद के लोगों की उम्मीदें आपसे भी बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको आगे आके इस पर पहल करनी चाहिए? नहीं देखिए, मैं तो बहुत बार मैं प्राय सभी से जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर से मैं मिलता हूँ तो मैं तो दो ही बात ही बोलता हूँ उनको कि सर आप इस जगह पर सक्षम अधिकारी हैं कि अगर आप ब्लॉक में हैं एज ए डेवलपमेंट, तो आप ब्लॉक में भी आप अपने खास करके जब आप एजुकेशन के लिए प्रचार करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का करते हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, तो इसके साथ खेल का भी प्रचार होना चाहिए ताकि बहुत सारे गाँव में घर में बहुत सारे गांव के लोगों को तो पता ही नहीं खेल क्या होता है। वो तो जानते हैं सिर्फ खेल में वही होता है जो दौड़ लेते हैं, गिल्ली डंडा हो गया, ऐसा हो गया, उसको तो पता ही नहीं है। ताइक्वांडो तो बहुत दूर की चीज होगी। अगर आप पूछ देंगे उनसे कि भाई कोई खेल का ले लेते हैं नाम, अगर एथलेटिक्स में किसी इवेंट का ले लेते हैं तो बता नहीं पाएगा, सिर्फ जानता है कि भाई बहुत होगा तो एथलेटिक्स जान जाएगा, लेकिन उसमें कितने प्रकार के इवेंट है। तो ये जागरूकता तो जिला स्तर से और मेरे स्तर से हम लोग अपने स्तर से हमेशा करते रहते हैं। और इवन जिला प्रशासनिक पदाधिकारी के पास गए या कोई क्लब में गए, रोटरी क्लब में गए या धनबाद क्लब में गए, जितने भी लोग मिलते हैं उन लोग को बताते हैं, असिस्ट करते हैं कि आप लोग अपने क्षेत्र से जहाँ भी आप बिलोंग करते हैं, आपकी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में आप इस चीज़ को प्रचार कीजिए ताकि खेल बढ़े। जब खेल बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, याद रखिए। सर आपके नेतृत्व में अभी तक कितने मेडल प्राप्त हुए इंडिया को? अजय, मैं कोच के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल मेडल हमारे ये में कम से कम 16-17 तो है ही है। करंट के बता रहा हूँ मैं जी। और नेशनल तो अनगिनत है, उसको तो मैं गिन नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ वो 1000 के पार है। और हमारे खिलाड़ी जो मेरे द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त है या झारखंड ताइक्वांडो संघ के द्वारा प्राप्त किया हुआ है, वैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि सेंट्रल जॉब में हैं और या सेंट्रल पुलिस के जॉब में हैं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ऐसे बहुत सैकड़ों होंगे। अभी हमारे राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के प्रयास से खेल मंत्रालय उन्होंने ही रखा था अपने पास और उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी कि 22 जिला में 22 जिला के डीएसओ का अपॉइंटमेंट कराया, जो आज जिला खेल पदाधिकारी हैं। उसमें ताइक्वांडो खेल से 8 ऐसे हैं जो जिला खेल पदाधिकारी, जिसमें 4 तो एक राजेश चौधरी है, अर्जुन बारला है, बहुत सारे लोग हैं। और अभी जो सीधी नियुक्ति 2019 के दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया था, उसमें सभी को 4th ग्रेड का और 3rd ग्रेड में नौकरियां दी गई, जिसमें ताइक्वांडो के भी खिलाड़ी प्रीति, मनीषा, परवीन अख्तर, फनी भूषण, ये सभी लोगों को मिला। ये सभी बोकारो से बिलोंग करते थे। इन लोगों ने नेशनल गेम्स में मेडल दिया था। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग मेडल खिलाड़ियाँ ले रहे हैं और नौकरियाँ भी ले रहे हैं। तो हम तो मानेंगे। और आए दिन चूँकि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी होने का नाते, अभी देखिए ना, कल भी एक राजस्थान का एक खिलाड़ी है जिसका कि प्रमोशन का वेरिफिकेशन था। ऑलरेडी स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी दिया, लेकिन प्रमोशन वो अपग्रेडेड है कि नहीं, वो नेशनल खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, तो हम लोगों ने कल ही वेरीफाई किया। और आप देखेंगे कि बिहार में भी अभी ताइक्वांडो से करीब करीब 4 से 5 साल के बीच में करीब करीब 150 से 200 खिलाड़ियों को नौकरी मिली है वहाँ पर जी। तो नौकरियाँ बहुत, माने सभी राज्य सरकार पहल कर रही है। अब खिलाड़ियों को अपना दमखम का परिचय देना है कि आप उस
जो मापदंड बना है उस मापदंड में आप आने के लिए ये कीजिए। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जो सरकार की सुविधाएं हैं उसको थोड़ा सा और अच्छा किया जाए, सर जिससे थोड़ा कि नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, मतलब कि जो सरकार अभी पहल की है उसमें थोड़ा सा और माने कि क्या है ना कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं सिर्फ उसी को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ऐसा करने से तो फिर वही बात हो जाएगी कि जैसे कि हम भाई सिर्फ अच्छे खिलाड़ी को लेंगे, तो जो नए खिलाड़ी आए उसको बनाने के लिए अगर हम ऐसा आपने करते जैसा हैं। अभी कहा कि लोगों को स्पोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ अभी नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है तो रीज़न ये है कि यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं है। अगर वो सुविधाएं मिलती है तो मुझे ऐसे लगता है कि हर घर से एक प्लेयर निकलेंगे। हाँ। ये ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और इससे भी ज़्यादा जो है जितने भी यहाँ खेल मंत्रालय जिनके पास में है, मंत्री है, सांसद है, उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। मुझे एक बहुत अच्छा लगा सर कि यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव हुआ था। आपने जैसा अभी कहा कि ये ज़रूरी है, तो सांसद खेल महोत्सव में बहुत किसी को, प्रतियोगियों को चांस मिला है आगे बढ़ने का। हो सकता है कि वो अपना खेल दिखा रहे हैं, एक उन्हें प्लेटफॉर्म मिला। मैंने भी बहुत से बात की थी, जितने भी वहाँ पर प्लेयर्स आए थे उन लोगों ने कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो है झारखंड में नहीं मिल रहा है। और वहाँ पर विधायक ने भी कहा था कि झारखंड की धरती ने कई अनमोल रत्न दिए हैं। तो ये रत्न मुझे ऐसा लगता है सिर्फ अपने बलबूते गए हैं, सरकार कुछ नहीं की है। नहीं, सही बात है, ये तो नहीं, ये तो सही। देखिए, जब खिलाड़ी अच्छे कर लेते हैं तब सरकार उनको बुला के मेडल देते हैं या फिर आप उनको क्या बोलते हैं, कैश अवार्ड, नगद अवार्ड देते हैं। लेकिन बनाने की बात हो रही है कि उसको बनाने का प्रयास, आप ऐसा हब बनाइए, ऐसा सेंटर बनाइए कि वहां से प्रोडक्शन जैसे नहीं है। अभी हमने देख रहा था गूगल में कि एक ऐसा गांव है जहां से गांव के सभी घर से एक ना एक IAS IPS निकला हुआ है। बिल्कुल। और जबकि मात्र 150 आदमी का गांव है और वहाँ करीब 75 से 80 लोग खाली IAS IPS है। तो आखिर वो गांव में ऐसा सोच होगा, ऐसा विचार होगा, ऐसा अवधारणा, ऐसा इन्वायरमेंट होगा। तो ये इन्वायरमेंट, माहौल बनना चाहिए हमारे झारखंड राज्य में। जिस तरीके से सांसद खेल महोत्सव हुआ, इस तरीके से हमको लगता है कि हर जिला का MLA, जितने भी MLA हैं, MLA खेल महोत्सव भी होना चाहिए। क्योंकि एक न एक जब हम एक्टिविटीज करते हैं तो खिलाड़ियों को तो मौका मिलता है, और जब तक हम उसको मौका नहीं देंगे तो वो अपने स्किल को पहचान नहीं पाएगा कि हमको और कितनी तैयारी करनी है। झारखंड में तो ऐसे कई सारे कलाकार हैं, क्रिकेटर्स भी रहे हैं, और महेंद्र सिंह धोनी को तो भूलना नामुमकिन सी बात है। तो ये चीज है, ऐसा लगता है कि झारखंड में कई अनमोल रत्न हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रही है। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, कई ऐसे क्षेत्र हैं उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है। इस तरह से बच्चे जो है पीछे रह जा रहे हैं। तो सुविधाओं की तो कमी है ही, तो सुविधाएं जो है सर कैसे मिलेगी? अगर हम स्पोर्ट्स की ही बात कर लें, आपने कहा कि आपने बहुत किसी से बात की है, लेकिन अभी तक कुछ भी इस पर पहल नहीं की गई है। तो इस पहल को सर आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अब सरकार के तरफ से पहल जब तक नहीं होगी, और हम समझते हैं जो सरकार की पहल है वो पहल अभी इतना माने काफ़ी नहीं है कि हम हरियाणा को और पंजाब को इसको पीछे कर सकते हैं। इतना मेडल्स हमारा झारखंड नहीं दे रहा। इसीलिए ये सभी राज्य सरकार क्या करते हैं कि दूसरे सरकार का फॉलो करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपना राज्य में बनाएं, एक ऐसा स्पोर्ट्स कानून बनाएं, और स्पोर्ट्स की प्राथमिकता, देखिए स्पोर्ट्स की प्राथमिकता अगर आप स्कूल में नहीं देंगे, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, अगर आप स्कूल में उसको नहीं देते हैं उसको सर्टिफिकेट, तो कैसे क्या होगा? उसको बच्चे को तो पढ़ना भी तो है। तो ये सरकार के तरफ से बहुत तरह का इसमें स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, नई खेल नीति बनाने की ज़रूरत है। जो पुरानी खेल नीति है आप उसी पर दे दे रहे हैं कि ठीक भाई ओलंपिक जीता तो हम इतना करोड़ रुपया दे देंगे। ओलंपिक क्या हर कोई जीत सकता है? बिल्कुल। आप ओलंपिक ले जाने तक बनाइए ना। आप ओलंपिक, आप ये सोचते हैं कि ओलंपिक से लेके आ जाएगा मैं दे दूंगा, ठीक है 2-4 खिलाड़ी हैं आपको, लेकिन अगर हम हब सेंटर बनाएंगे, पूरे प्रोडक्शन करेंगे कि हाँ यहाँ से हम पूरे विश्व को नेतृत्व करें। एक बार ऐसा हो कि वर्ल्ड को जाना जाए कि इंडिया का कोई ऐसा झारखंड है जहाँ से इतने सारे प्लेयर निकलते हैं। ये दिन कब आएगा? ये जब तक राज्य सरकार नहीं, चूंकि राज्य सरकार ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है और राज्य सरकार ही सारी सुविधाएं दे सकती है, और वही प्रचार भी कर सकता है कि भाई आप आओ और खेल को सीखो। और आज देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज इतना बड़ा खेलगांव स्टेडियम बन गया। बिल्कुल। किसके लिए बना है?
खिलाड़ियों के लिए। आज आप वहां आयोजन करने जाइए, बहुत तरह का शुल्क है। आप सुनते होंगे जिला में भी बहुत जगह खेल का इंडोर स्टेडियम बनता है, तो वहां शादियों की भी बुकिंग होने लगती है। हाँ जी, ऐसा है। क्यों होती है? क्योंकि खेल ही नहीं होता है, खेल के प्रति किसी का सोच नहीं है। तो खेल सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, हर लोगों को सोचना होगा, चाहे वहां जिला का कलेक्टर हो, चाहे जिला का एमएलए हो, चाहे जिला में जो सक्षम पदाधिकारी, उसको सोचना ही चाहिए और खेल कोच मुहैया कराइए। आज सोचिए ना, अगर स्विमिंग की बात करें, कितना स्विमिंग पूल होगा। धनबाद 2-3 जगह है जहां सब कोई नहीं जा सकता, ना के बराबर है। मेरी बेटी स्विमिंग सीखना चाहती है, मैं अभी जा करके ब्लू लगून में सिखाता हूँ, उसे ले जाता हूँ, वो अभी अच्छा मेडल मिली। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा? ये सोचने की बात है। खेलने के लिए खिलाड़ी तो आप आ जाएंगे, घर में आप उनको प्रचार देंगे, उनको बताएंगे कि हाँ खेल में सरकार ये करने जा रही है, आप नए खिलाड़ी को भेजिए, हम उनको ये सुविधा देंगे। बनने के बाद नहीं, बनने के बाद तो सब लोग पूछते हैं जी, बनने के पहले उसको बनाने के लिए कर दीजिए ना, उससे तो फिर दुनिया पूछेगी। ये स्कीम नहीं है किसी के पास। आज जब तक ये नहीं आएगा तो हर घर में एक पहलवान बोलिए, या हर एक घर में ताइक्वांडिस्ट, या हर एक घर में एथलीट बोलेंगे, तो नहीं पैदा हो सकता। अच्छा सर, कुछ मैं पर्सनल आपसे पूछना चाह रही हूँ। 2017 की बात है, आप पर एक रेप केस का आरोप लगा था। हाँ, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इस पर मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन आप लोग भी जानिए। 2016 में हम लोग चुनाव जीत करके आए, और आप लोगों को भी पता होगा सभी को कि 13 वर्षों से एक रिटायर्ड आईपीएस श्री हरीश कुमार, स्वर्गीय हरीश कुमार के द्वारा फेडरेशन चलाया जा रहा था। वो 13 वर्षों तक चलाने के बाद स्पोर्ट्स कोड के कारण वो अपने पत्नी को बना दिए 2013 में। उससे पूरे हिंदुस्तान में रोष हो गया, और हम दोनों भाई को ही बोला कि भाई आप लोग इसका नेतृत्व कीजिए, क्योंकि जो भी उसके खिलाफ में बोलता था, मिस्टर गोविंद जायसवाल बंगाल के थे, जसपाल पंजाब के थे, तो ये लोग भी, जब हरीश कुमार आईपीएस हुआ करते थे, आईजी पुलिस हरियाणा के, उस समय जब वो लोग आवाज़ उठाते थे उनके गलत नीति पर, तो उन लोगों को वहाँ का बैचमेट आईपीएस से बोल के जेल भिजवा दिया जाता था। हम लोग जब सारे स्टेट से मिल करके, जब हम लोग 2016 में, 2014 से शुरू हुई थी लड़ाई, और 2016 में जब हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव कराया गया, उस चुनाव में हम लोग दोनों भाई, मेरे बड़े भाई महासचिव बने और मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी बना। ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने, आप सोचिए, यहाँ से 2 लड़की को, वो और उसकी टीम जी, 2 लड़कियों को यहाँ से लेके चला गया दिल्ली, और वहाँ एक फर्जी रेप केस बनाया गया दोनों लड़कियों से। एक लड़की से बनाया गया गिरिडीह में सर्किट हाउस में, और एक लड़की से बनाया गया रांची में। और आपको आश्चर्य होगा जी, कि मेरे पर जो रेप केस लगा, उसका एफआईआर नहीं हुआ था, बिना एफआईआर का मैं जेल गया था। यह देश का पहला ऐसा केस है, बिना एफआईआर का मैं जेल गया। तो इसकी घटना क्या हुई कि रातों रात वहां से सब, चूंकि जो आईपीएस हरीश कुमार, उसके बैचमेट ही यहाँ पे डीजीपी हुआ करते थे जी, दिल्ली में 0 एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, और वहां 0 एफआईआर में रजिस्टर्ड होता है। वहां के मनदीप सिंह आईपीएस वहां के बोकारो एसपी को लिखते कि भाई 1-2 लड़की का कंप्लेन है, इसको आप अपने स्तर से देखिए। आप लोगों को पता होगा कि 376 का केस में किसी दूसरे स्टेट से अगर केस होता है, तो वो 0 एफआईआर को बाय फैक्स या बाय मेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस लड़की का नाम लीक होने का डर होता है। उसको बाय दस्ता आता है, वहाँ के सिपाही ला करके देंगे गिरिडीह को और 30 को। वहाँ रजिस्टर्ड नहीं हुआ, और यहाँ मेरे को जेल भेज दिया गया लड़की का एक जेरॉक्स कॉपी पे, वहाँ पर दिया गया, और मुझे भेज भी दिया गया। आपको आश्चर्य होगा कि जब रातों रात जब मुझे उठा लिया गया, चूंकि मैं ही सबसे ज़्यादा उसमें बोलता था जी, क्योंकि ये लोग ग्रुप में बहुत करप्शन मचाए हुए थे।
और मैं खुल के बोलता था करप्शन के खिलाफ, और आज भी आप मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं तो जो सही है वो मैं बोल रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, हाई कोर्ट ने डीजीपी को खड़ा किया था कि बिना एफआईआर का आप स्टेशन डायरी का आप इसको कैसे जेल भेज दिए। जी। हमारे पूर्व डीजीपी डीके पांडे अपना एफिडेविट फाइल किए कि ये बहुत सेंसिटिव मामला था। तो मिस्टर आनंदो सेन जस्टिस जो आज भी हैं, उन्होंने बोला कि भाई इससे भी सेंसिटिव था कि नहीं। आप पहले कैसे जान गए, आपको इतना ज्ञानी कैसे हो गया कि भाई इनका ये होने वाला है। 2008 का रेप का घटना 2017 में अगर कोई लड़की के द्वारा फर्जिकेटेड बनाया गया तो आप समझ लीजिए ना, 2008 का रेप 2017 में कैसे संभव है, और वो भी दिल्ली में केस हो रहा है। झारखंड में क्यों नहीं हुआ? जहां रिटायर्ड आईपीएस हरीश कुमार जहां रहते तो उसके घर के बगल का थाना, अगर करना ही था, वो लड़की स्टेशन में उतरी, वहां पर बगल में थाना था तो वहां करते। 35 किलोमीटर दूर जाके क्यों कर रही है? वहां होटल में रह रही है। हाई कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बेल तो दिया ही, और बोकारो जिला पुलिस पर बहुत गंदा कमेंट्स किया। वहाँ 6 पेज का बेल ऑर्डर है जो देखा जा सकता है। फिर मेरे को बहुत लोग बहुत कुछ बोले, लेकिन मैंने बोला, उस समय सारे मीडिया मेरे खिलाफ में लिख रहे थे। मैं एक बात तो जरूर कहूँगा, इस किसी के साथ कोई घटना हो, दोनों को पक्ष जानिए, दोनों को पक्ष को सुनिए, तब आप सच्चाई के तह पे पहुंच पाएंगे। उस समय मेरा पक्ष कोई नहीं सुनता था, लेकिन मैं ट्रायल बोकारो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने ट्रायल फेस किया, और आपको बता दूं कि मिस्टर जनार्दन सिंह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा मुझे जो मिला फैसला, उस फैसला में लिखा हुआ है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री हरीश कुमार के द्वारा सूचिका को द्वारा झूठा केस आरोप के केस में संजय शर्मा को फंसाया गया, जिसमें बाइज्जत बरी करता हूं। मुझे साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी नहीं किया गया कि साक्ष्य नहीं मिला, ये हो गया तो बाइज्जत, मुझे झूठा केस में बाइज्जत बरी किया गया। और आज मैं उसे आपने कुछ केस नहीं किया फिर? मैं आज उस एसपी का भी नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने गलत काम किया। वो जिला का आईपीएस है YS रमेश। आज क्या वो बोल सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं? सभी केस में आप देखेंगे चार्जशीट जमा होती है 90 दिन 120 दिन हो जाते हैं। मेरे केस में चार्जशीट मात्र 15 दिन में हुआ, चूंकि ऊपर से था, लेकिन सच तो सच है। तो सर आपने केस नहीं किया? नहीं, मैंने उस पर, चूंकि उसमें 2 केस हुई थी। एक केस तो मेरा हुआ तो मैं बाइज्जत बरी हो गया। जो दूसरी लड़की को अपहरण करके गिरिडीह ले जाया गया, वो डे 1 से लड़की बोल रही थी कि हम ऐसा झूठा केस संजय शर्मा पर नहीं करेंगे, है ना। तो वो जाकर के उसका केस पर फिर जाकर के वहां पर बोकारो में केस किया गया कि हम दोनों ही लड़की को अपहरण करके ले जाया गया था, और वहां से संजय शर्मा पे झूठा केस करने के लिए प्रेशर दिया गया। तब जाकर के वो केस वहां पर सेक्टर 6 में दर्ज हुआ। और आप जानेंगे क्या न्याय है उस केस में। चूंकि वो रिटायर्ड आईपीएस का नाम था, इसलिए आज 2017 से उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला। और मैं भी उसका केस का, मैं चूंकि उस केस में जो वर्डिक्ट आएगा, फैसला आएगा, उस केस में जो आएगा वो हमारा मानहानि को सपोर्ट करेगा। चूंकि वो दोनों लड़की गई थी, वो दोनों लड़की गई। एक लड़की किस पर्पज से गई मैं तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन किसी न किसी लालच में गई। और एक लड़की वो शुरू से वहां दिल्ली में विरोध की कि नहीं, हरीश कुमार रिटायर्ड को बोला कि मैं गलत काम नहीं करूंगी। उसे डरा के धमका करके वहां से उसका कंप्लेंट भी उसके राइटिंग में नहीं लिखा हुआ है और उसका सिग्नेचर नहीं किया हुआ। वो दूसरी लड़की थी जिसने साइन कर दिया। लास्ट में गिरिडीह जिला के एसपी के द्वारा उसको साक्ष्य के अभाव में और दिया कि ये लड़की को जबरदस्ती करवाया गया और वो केस को खत्म अच्छा सर, ऐसा केस तो आम हो गया है, हर बार हम लोग ऐसा सुनते हैं, लगातार सुनते हैं कि कोच ने ऐसा किया या कोच के साथ में ऐसा, तो कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट नहीं करता है? बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि खेल में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके माँ बाप को ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं तुम सेफ नहीं हो, क्योंकि ऐसी घटना लगातार सुनने को मिलती है। देखिए, ये बात तो आप फिल्म जगत में देख लीजिए। अभी आपने दंगल का देखा होगा, पहलवान के, आपने जो रेसलर एक से एक जो ओलंपियन मेडलिस्ट थे जो पूरा धरना पे बैठे थे, जो अपने फेडरेशन के अध्यक्ष को हटाने के लिए जी।
उसमें भी उन लोगों ने लगाया था, लेकिन वो कितना सत्य था ये तो पता नहीं चला, क्योंकि वो बाद में सब खत्म हो गया। अगर थाना पुलिस तक जाती, हम तो एक ही बात कहते हैं, कोई भी लड़की किसी भी खेल हो कोई भी जाए, अगर कोई एक्सप्लॉइट करता है उसको किसी तरीके का देता है तो उसको जाना ही नहीं चाहिए, उसी वक्त कंप्लेन करना चाहिए, और वैसा आदमी को उसी वक्त अंदर होना चाहिए और उसमें कोई पैरवी नहीं सुनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारी जो माने लड़कियां हैं जो जिस तरीके के मामलात आते हैं तो वो अपने आप में संदेहास्पद हो जाता है कि कोई बोलता है 10 साल पहले किया, कोई बोलता है कि नहीं ऐसे हुआ, बाद में पता चलता है इंक्वायरी में कुछ और। तो ये नहीं, हम तो सभी लड़कियों से अपील करेंगे, उनके माता पिता से, अगर इस तरीके के कहीं भी कोई भी मामलात होता है तो आप तुरंत थाने जाएं। और ये इतना सेंसिटिव केस है कि कोई भी थाना इस केस को दबा नहीं सकता है, ये तुरंत होगा। अंतिम सवाल सर, आपके आइडियल कौन रहे हैं? मेरे आइडियल मेरा बड़ा भाई है जिससे मैंने सीखा है, प्रभात शर्मा नाम है, और उन्हीं से मैंने सीखा। और मेरे माता पिता हैं जिन्होंने सही संस्कार दिया। आज यही वजह है कि सही संस्कार का नतीजा है कि ना कोई सिगरेट, ना पान बीड़ी, कोई मसाला, कोई दारू, कुछ भी, कोई नशा नहीं है, और बहुत धनी है, शरीर से फिट है, तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ संजय शर्मा जी मौजूद थे जिन्होंने बहुत कुछ बातें बताई, साथ में ये भी बताया कि खेल का कितना बड़ा महत्व होता है। अगर आपको खेलना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए खेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें खेलना है, बल्कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए भी खेल बहुत आवश्यक है। और ख़ास करके अगर हम ताइक्वांडो की बात करें तो उन्होंने बताया है कि कितना सुरक्षित है और इसे क्यों खेलना चाहिए। हालांकि धनबाद की अगर हम बात कर ले तो धनबाद में बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन किसी की भी प्रतिभा को रोका नहीं जा सकता है, और इसका जीता जागता सबूत तो हमारे सामने में ही मौजूद है। तो ये कहना गलत होगा सिर्फ अगर हम ब्लेम करेंगे कि नहीं हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो ये आपकी कमी है। अगर इस खेल को आगे बढ़ाना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी प्रतिभा को निखारना है, तो वो जज्बा आप में भी होना चाहिए, ताकि सरकार को एक बार फिर से जागरूक करने में आप कामयाब हो सके। तो संजय शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उसके साथ मैं भी विदा लेती हूँ। ऐसे और भी कई हस्तियों से हम आपकी ओर रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल आज बस इतना ही।